सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प क्लिनिकल अध्ययन में उतरते हैं। हम जिस रिसर्च पेपर का विश्लेषण कर रहे हैं वो आयुर्वेद की क्लासिकल प्रामाणिकता और मॉडर्न साइंटिफिक कठोरता का एक बेहतरीन संगम है। फोकस है तमक श्वास यानी ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार में पिप्पल्यादि क्षार गुटिका का प्रभाव। ये शोध इसलिए भी खास है क्योंकि ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे एक पारंपरिक शमन चिकित्सा को आधुनिक सांख्यिकीय पैमानों पर बिल्कुल खरा साबित किया जा सकता है। चलिए सीधे डेटा और मेथोडोलॉजी की ओर बढ़ते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 5 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले विषय का परिचय और प्रासंगिकता, फिर अध्ययन का डिजाइन, उसके बाद सांख्यिकीय परिणाम, फिर इसकी आयुर्वेदीय व्याख्या और अंत में निष्कर्ष। तो बिना समय गंवाएं शुरू करते हैं। पहला भाग, परिचय। आखिर तमक श्वास का ग्लोबल बर्डन यानी वैश्विक भार इतना अहम क्यों है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के आंकड़े जरा देखिए। विश्व स्तर पर लगभग 100 से 150 मिलियन लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। सिर्फ भारत में ही अनुमानित 15 से 20 मिलियन अस्थमा रोगी हैं। और बढ़ते प्रदूषण और आज की लाइफस्टाइल को देखते हुए ये संख्या लगातार बढ़ रही है। इन आंकड़ों से ही हमें समझ आ जाता है कि इस क्लिनिकल स्टडी की आज के समय में कितनी तत्काल आवश्यकता है। अब इस रोग की क्लासिकल संप्राप्ति को समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद के अनुसार तमक श्वास मुख्य रूप से एक कफवात प्रधान व्याधि है जिसकी उत्पत्ति पित्त स्थान से होती है। होता क्या है कि जब प्रकुपित वात उरस्थ कफ को उभारता है तो प्राणवास स्रोतस में एक गंभीर अवरोध यानी ब्लॉकेज उत्पन्न हो जाता है। इस ब्लॉकेज के कारण प्राणवायु की गति बिल्कुल विपरीत हो जाती है और रोगी को भयंकर श्वासकृच्छता यानी सांस लेने में भारी कठिनाई होने लगती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अध्ययन का डिजाइन और नैदानिक मानक। इस ओपन क्लिनिकल स्टडी के लिए 10 से 60 वर्ष की आयु के कुल 30 रोगियों का चयन किया गया था। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, शोधकर्ताओं ने केवल मध्यम और अवर व्याधि बल वाले रोगियों को ही चुना। प्रवर व्याधि बल और जीर्ण प्रणालीगत विकारों वाले रोगियों को इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के तहत पहले ही अध्ययन से बाहर रखा गया था ताकि आगे चलकर डेटा में कोई विसंगति न आए। गद निग्रह में आचार्य शौढल ने पिप्पल्यादि क्षार गुटिका के निर्माण की जो विधि बताई है उसे इस रिसर्च में 4 सटीक चरणों में किया गया है। सबसे पहले पिपली, मरीच और यवक क्षार का चूर्ण तैयार करना, फिर उसे खल्व में 8 भाग गुड़ के साथ मिलाना। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है वो है जंबीर स्वरस के साथ भावना देना और अंत में इसकी छोटी छोटी गुटिकाएं या गोलियां तैयार करना। फॉर्मुलेशन में मानकीकृत कच्चे माल के रूप में पिपली और मरीच का ठीक आधा आधा भाग उपयोग किया गया है। यह एकदम सटीक अनुपात दवा की तीक्ष्णता और प्रभावशीलता को बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और अब निर्माण प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा, इसकी भावना। इस सूत्रीकरण को शक्तिशाली बनाने के लिए पूरे 9 घंटे तक निरंतर जंभीर स्वरस के साथ खल्व यंत्र में मर्दन किया जाता है। जरा सोचिए, लगातार 9 घंटे का शारीरिक श्रम। ये निरंतर मर्दन प्रक्रिया औषध के सूक्ष्म कणों में इसके सभी औषधीय गुणों को गहराई से समाहित कर देती है। इसके बाद परीक्षण के लिए तैयार इन पिप्पल्यादि क्षार गुटिकाओं को 1/4 कर्ष मात्रा में दिन में 4 बार मुहुर्मुहु यानी बार बार 14 दिनों तक चबाकर खाने का निर्देश दिया गया। खुराक को इस तरह बांटने का मकसद रोगी की सुविधा और दवा के तीक्ष्ण गुण को बैलेंस करना था। चलिए अब तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं जो कि सबसे रोमांचक है, परिणाम और डेटा विश्लेषण। जरा इस श्वासकृच्छता यानी सांस लेने में कठिनाई के डेटा को देखिए। उपचार से पहले मीन स्कोर 1.50 था जो फॉलोअप के बाद तेजी से गिरकर सीधे 0.77 पर आ गया। सांख्यिकीय नजरिए से यह गिरावट बहुत महत्वपूर्ण है जिसे p वैल्यू लेस देन 0.001 ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है। ये लक्षणों में प्रत्यक्ष सुधार का एकदम ठोस प्रमाण है। इसी तरह कास यानी खांसी वाले चर में भी भारी गिरावट देखी गई है। मीन स्कोर 1.73 से घटकर 0.73 हो गया है। डेटा विश्लेषण के अनुसार ये 57.69% का अत्यधिक महत्वपूर्ण सांख्यिकीय सुधार है। पीनस यानी नाक बहना और सर्दी के लक्षणों का प्रभाव तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। यहाँ 85% का विशाल क्लिनिकल सुधार दर्ज किया गया है। यहाँ भी p वैल्यू लेस देन 0.001 है जो यह साबित करता है कि यह बदलाव कोई संयोग मात्र नहीं है बल्कि इस विशिष्ट उपचार का ही सीधा परिणाम है।
अब इन 30 रोगियों में समग्र चिकित्सीय प्रभाव का विभाजन देखते हैं। 67% रोगियों में प्रायिक शमन यानी मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखा गया, 17% में आंशिक शमन, 10% में किंचित शमन और 6% रोगियों ने तो कंप्लीट रिमिशन अनुभव किया। और सबसे खास बात क्या है, एक भी रोगी नो इंप्रूवमेंट श्रेणी में नहीं था, यानी इस उपचार से सभी 30 रोगियों को फायदा हुआ। और यदि हम इस पूरी ट्रायल की संपूर्ण प्रभावकारिता को एक साथ देखें तो कुल समग्र प्रभाव 66.06% दर्ज किया गया है। एक शमन चिकित्सा के नजरिए से देखा जाए तो यह आंकड़ा वास्तव में अत्यंत प्रभावशाली है। भाग 4 आयुर्वेदीय व्याख्या। आखिर इन बेहतरीन परिणामों के पीछे का औषधीय तर्क क्या है? इस स्टडी में शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया। मूल पाठ में वर्णित दाड़िम स्वरस के स्थान पर उन्होंने जंबीर स्वरस का उपयोग किया। ऐसा क्यों? क्योंकि दाड़िम मधुर रसयुक्त और कफ पित्तहर होता है, जिससे कफ बढ़ने का थोड़ा जोखिम रहता है। लेकिन जंबीर स्वरस स्पष्ट रूप से वात कफहर है, जो तमग श्वास के विशिष्ट दोष प्रोफाइल को तोड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सूत्रीकरण तमग श्वास की जड़ पर सीधा प्रहार करता है। इसके गुण जैसे वात कफ हर, उष्ण वीर्य और सबसे महत्वपूर्ण वात अनुलोमन, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसका उष्ण गुण छाती में जमे हुए कफ को पिघलाता है, जबकि वात अनुलोमन गुण विपरीत दिशा में बहने वाली प्राणवायु की गति को वापस नीचे की ओर सामान्य कर देता है और इसी से स्रोतस का पूरा अवरोध खुल जाता है। और अब हम आते हैं अपने अंतिम भाग यानी निष्कर्ष पर, जो परंपरा और आधुनिक डेटा के बीच एक सेतु बनाता है। इस रिसर्च का मुख्य निष्कर्ष एकदम स्पष्ट है। पिप्ल्यादिक क्षार गुटिका तमक श्वास के लिए एक सांख्यिकीय रूप से मान्य, अत्यधिक प्रभावी और बिना किसी साइड इफेक्ट वाली शमन चिकित्सा है। खासकर तब जब रोगियों का व्याधि बल कम हो और आक्रामक शोधन चिकित्सा जैसे वमन या विरेचन देना संभव न हो, तब यह बृहण और शमन प्रोटोकॉल एक अत्यंत सुरक्षित और किफायती विकल्प देता है। ये उद्धरण उसी मूल आयुर्वेदीय दर्शन को दोहराता है जिसे इस शोध के डेटा ने आज सिद्ध किया है। तमक श्वास में वात और कफ एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, इसलिए केवल वात अनुलोमन चिकित्सा ही वो मास्टर की है जो इन दोनों दोषों का एक साथ शमन कर सकती है, और पिप्पल्यादि क्षार गुटिका ने क्लिनिकली ठीक यही करके दिखाया है। तो इस पूरे शोध को समझने के बाद हमारे सामने एक विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। यदि एक सरल क्लासिकल क्षार फॉर्मुलेशन बिना किसी दुष्प्रभाव के 66.06% समग्र प्रभावकारिता दे सकता है, तो क्या आधुनिक अनुसंधान और एकीकृत चिकित्सा इस ज्ञान का विस्तार करके बढ़ते वैश्विक अस्थमा संकट को रोकने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम नहीं उठा सकती? इस डेटा से बहुत कुछ सीखा और आगे लागू किया जा सकता है।